चलिए विद्यार्थियों, आज बात करेंगे हम आलू के ऊपर, है ना। तो आलू देखिए दोनों फसलों में दोनों प्रकार की खेती में आ जाएगी। अगर आप एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स पढ़ेंगे, सस्य विज्ञान वाली फसलें पढ़ेंगे, चाहे एग्रोनॉमी पढ़ें या हॉर्टिकल्चर पढ़ें, दोनों में ही आलू का महत्व है। ये मल्टीपर्पज है और वैसे भी मल्टीपर्पज है, इसी के हिसाब से नहीं, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के हिसाब से नहीं, ये वैसे भी मल्टीपर्पज है। कैसे? तोरई के साथ डाल लो तब भी आलू बन जाएगा, है ना। टमाटर के साथ डाल लो, आलू टमाटर में सब, है ना। किसी के साथ जाओ, चना के साथ डाल लो, कोई भी सब्जी हो सबके साथ मिल जाता है। बेचारा बहुत सीधा साधा है, सबके साथ कॉम्बिनेशन बिठा लेता है। तो इसीलिए आलू जो है मल्टीपर्पज है। इसलिए एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स और एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, दोनों तरीके की क्रॉप्स में इसकी खेती जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन हम एक ही बार पढ़ेंगे आपको, है ना। एक ही बार आलू पढ़ा देंगे, चाहे वो हॉर्टिकल्चरल हो एग्रोनॉमिकल हो, दोनों में जो है आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आलू की, है ना। तो आलू देखिए क्या है, कंद है, स्टोलन है, स्टेम है, तना है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तना है, कंद है। अब बात ये होती है कि इंडिया में आलू का प्रादुर्भाव कब से हुआ? पहले तो भारत में था नहीं, इसीलिए भारत का आदमी पहले इतना स्थूल नहीं होता था। इस समय आदमी स्थूल इंडिया का होने का एक और कारण है आलू। आलू की सब्जी ज्यादातर यूज करता है और आलू में स्टार्च होता है जिससे मोटापा बढ़ता है। तो आलू का प्रयोग भी ज्यादा जो है मोटापे को दावत दे रहा है इंडिया में। ज्यादातर आलू का यूज जो लोग करते हैं, और भी इसके बहुत सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम आ रहा है। कहीं चिप्स बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, है ना। तो ये आलू का जो है एक और यूज है। अब इसके बाद अगर हम और बात करें आलू की, तो फिर हम कल्टीवेशन की अगर बात करेंगे तो इंडिया में देखिए सबसे पहले पुर्तगाली जो है आलू को लाए थे। तो पुर्तगाली जो है 1600 कुछ में लाए थे। तो वो सेंचुरी अगर हम बात करें कौन सी शताब्दी की बात होगी, जैसे इस समय चल रहा है 2021, कितना चल रहा है? देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी, 2021 चल रहा है ना। तो 2021 को हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं 2021 को 21वीं सदी। कौन सी सदी या शताब्दी, ये लिखा जाता है। आजकल के स्टूडेंट हैं तो 21वीं सदी के कपड़े पहनते हैं, 28वीं सदी के, ज्ञान है 14वीं सदी का, है ना। तो इस समय चल रही है 21वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी चल रही है? हमारी बात हम बहुत बड़ी कह रहे हैं, आप समझिए, अगर समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे। कपड़े हैं 28वीं सदी के, ज्ञान है 14वीं सदी का, और खुद चल रहे हैं 21वीं सदी में। तो 21वीं सदी का मतलब 2000 से ऊपर की जो बरसें होंगी, 2001, 2, 3, 4 इस समय कैसे चल रही है, तो ये क्या हो गई? 21वीं सदी हो गई, है ना। और अगर 1600 के बाद जो बरसें आएंगी, तो उनमें 1600 के बाद अगर जो आएंगी तो वो 17वीं शताब्दी में आएंगी। तो 1600 के बाद भाई जब आए थे हमारे पुर्तगीज इंडिया में, तो वो ले आए थे आलू, ने कहा चलो आलू ले चले। तो 17वीं शताब्दी में आया आलू और 1600 AD में आया, 1600 के बाद ही आया। तो तब भारत में आलू आया। और आलू की सब्जी लेकिन सबसे पहली बार जो है फेमस हुई तो 1915 में जो सर आए थे टॉमस रो, उनके उसमें जो है दरबार में भव्य स्वागत हुआ अजमेर में, तो आलू की सब्जी बनाई गई 1915 में। समझिए अभी 100 साल हुए आलू बनते बनते, और आलू ने इतना तगड़ा अपना प्रकोप फैलाया पूरे देश में कि सबके अंदर घुस गया बहुत ज्यादा 100 साल में, है ना। और जो हमारी पल्सेस थी, दलहनें थी, वो देखिए इतनी कम हो गई। दलहन जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा मिलती है, दलहन हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, लीफी वेजिटेबल्स हुई, है ना, स्टोलेंस हुए, और भी बहुत सारे स्टोलेंस थे इंडिया में। तो ये स्थिति रही आलू की। देखिए इसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, सब्जियों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उत्पादन सबसे ज्यादा है। अगर हम पूरी हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन आलू का होता है, पूरी हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम बात आते हैं कि प्रोडक्शन की। तो भारत में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आलू का उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और हम कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू विद्यार्थियों जो होता है वो होता है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आलू बात करें हम सबसे ज्यादा होता है तो आगरा में होता है, डिस्ट्रिक्ट आगरा। पहले नाम आता था फर्रुखाबाद का, और अब जो है फर्रुखाबाद का नाम करंट डाटा में हट करके, क्योंकि फर्रुखाबाद 2 जिले दिए हो गए, कन्नौज और फर्रुखाबाद, और इसके बाद जो है अब जो स्थान आ रहा है वो आगरा का आ रहा है। आगरा के बाद कन्नौज उत्पादन में है, और उसके बाद अब 3rd प्लेस पर फर्रुखाबाद आ गया। तो सबसे ज्यादा इस समय आलू उत्पादन हो रहा है आगरा में, देन कन्नौज में, देन फर्रुखाबाद में। ये अब सिनेरियो हो गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी लगभग उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी बहुत ज्यादा आलू होता है। दोनों स्टेट मिला करके 75% आलू का प्रोडक्शन करते हैं, 75% के करीब। तो ये आलू की स्थिति रही। और आलू में जो है प्रोटीन और फैट की मात्रा कम ही पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः अधिक पाया जाता है। और इसकी स्टार्च जो होती है उसको फेरिन नाम से पुकारा जाता है, फेरिन स्टार्च होती है। और अब इसकी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो कल्टीवेशन देखिए इसका सीड तो नहीं बोया जाता है सामान्य स्थितियों में, लेकिन अगर चाहे तो बो सकते हैं। TPS आता है, ट्रू पोटैटो सीड जिसे हम कहते हैं। आलू का अगर हम देखें बीज, तो एक बीज होता है इसका TPS, ट्रू पोटैटो सीड जिसको हम कहते हैं, जिसको रामानुजन ने खोजा था। तो TPS की अगर हम सीड रेट की बात करें तो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए रिकमेंडेड है। अगर TPS की बात, ये देखिए टमाटर की तरह बीजा होता है। इसकी नर्सरी अगर हम बोना चाहें तो 75 मीटर स्क्वायर जगह में बो सकते हैं। ये TPS का सिनेरियो है आपके सामने। ये देखिए बीज है, जैसे टमाटर का बीज होता है, इसी तरीके से बेरी ऊपर फल लगता है आलू में, है ना। अगर आलू का बीज उत्पादन कोई करना चाहे तो आलू में भी फूल लगता है। देखा होगा कुछ आलू जो है फूल जाता हुआ है, फ्लावर होता है, उसके ऊपर बेरी, क्योंकि सोलेनेसी का पौधा है ना आलू, है ना, जिसका जो फूल है फैमिली है सोलेनेसी है, उसके ऊपर टमाटर की तरह
फल लगता है, उसी फल से जो है छोटे छोटे बीज निकलते हैं और लगभग 100 से 150 ग्राम इसका जो बीज होता है वो 75 मीटर स्क्वायर नर्सरी में अगर हम बोएंगे तो इसको 1 हेक्टेयर में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये स्थिति है अगर बीज के द्वारा। लेकिन सामान्य स्थितियों में इतना कोई काम करता नहीं है, सीधा सीधा हम जो है इसका अगर बीज की बात करें तो हमारे पास लगभग होना चाहिए 25 ग्राम के टुकड़े होने चाहिए। कटिंग्स होती हैं 25 ग्राम की। अगर कंद हम 25 ग्राम का छोटा कंद होता है, अगर हम बड़ा कंद की बात करें, देखिए दोनों सिनेरियो से हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो 25 ग्राम का अगर कंद लेंगे तो आपका वही लगभग 20 से 25 क्विंटल जो है आलू का सीड लगेगा प्रति हेक्टेयर। अगर हम कंद का साइज बढ़ा देते हैं, अगर कंद जो है 3 से 4.5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं डायमीटर का, या 30 से 45 ग्राम का ले रहे हैं, आप 30 से 45 ग्राम लिख लीजिए, 35 से 45 ग्राम, तो इसका अगर इस वजन का आलू हम ले रहे हैं तो आलू की मात्रा जो है हमारी 30 से 35 कुंटल, 25 से 30 कुंटल हो जाएगी, है ना, 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यानी कि अगर साइज हम आलू का बढ़ाएंगे तो बीज दर अपने आप बढ़ जाएगी। ये इसका मोटा मोटा उद्देश्य होता है। अगर हमने 25 ग्राम का कंद बोया, है ना, 25 ग्राम का अगर कंद बोया तो क्या करेंगे, तो बीज दर हमारी 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहेगी। अगर हमने और 30 से 35, है ना, 35 से 45 ग्राम का अगर कंद लिया, थोड़ा बड़ा कंद, कुछ लोग बड़ा बोते हैं। पहले देखिए अर्ली वैरायटियां जो होती हैं उनमें कंद थोड़ा बड़ा बोया जाता है, पूरा का पूरा कंद बोया जाता है, क्योंकि अर्ली प्रजातियां जो होती हैं उनमें हाई टेम्परेचर की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से आलू में सड़ा हो जाता है, कुछ आलू जमता नहीं है ना, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो आलू जमेगा नहीं, तो नुकसान अपने आप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसमें कंद थोड़ा साइज जो होता है बड़ा रखते हैं और इसमें साइज जो होता है छोटा रखते हैं कुछ आलूओं में। अगर लेट वैरायटी है तो छोटा या पीसेस करके उनके टुकड़े करके बो देंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो टुकड़े अगर बोए जाएंगे तो बीज कम लगेगा, और अगर सीधा सीधा आलू बोया जाएगा तो बीज ज्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसको अगर हम बोए उससे पहले ट्रीटेड करते हैं, एग्लाल या एरिटान से ट्रीटमेंट कर देते हैं आलू का। और अगर अब हम बात करेंगे खरपतवार की आलू में, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए लासो या मेट्रिबुजाइन का प्रयोग करते हैं। दोनों दवाएं आप डाल सकते हैं। बुवाई के जस्ट बाद अगर हम चाहें तो लासो भी डाल सकते हैं, या 3-4 दिन बाद जो है मेट्रिबुजाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं आलू में। और एक स्थिति ये आती है आलू में कि 20 से 25 दिन में इसमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे 20 से 25 दिन हुआ और 20 से 50 दिन के बीच में स्टोलन फॉर्मेशन होता है आलू में, उसके बाद 50 से 80 के दिन के बाद जो है ट्यूबराइजेशन होता है। तो स्टोलन फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो है आलू हो सकता है कोई बाहर निकल जाए अपने फरों से, तो फिर ये इसमें क्या होगा कि आलू आपका जो है सोलेनाइजेशन हो जाएगा। सोलेनाइजेशन का मतलब है कि आलू जो है सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आने से सोलेनिन नामक पदार्थ बन जाता है, जिससे आलू की क्वालिटी हमारी घट जाती है, आलू हरा हो जाता है। तो ये स्थिति हमें नहीं लानी है, तो इसलिए अर्थिंग कर देंगे 20 से 25 दिन के बाद, और फिर एक बार अगर हो सके तो 15 दिन बाद अर्थिंग कर दीजिए, जिससे कि जब ट्यूबराइजेशन हो, है ना, कंद फॉर्मेशन हो, उस समय भी आपका जो है आलू ढका रहे मिट्टी से। और एक बात बताते हैं कि 2 स्टेजेस में इरिगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टोलन फॉर्मेशन के समय और ट्यूबराइजेशन के समय, दोनों समय आपको सिंचाई इसमें लगातार आलू में देनी चाहिए, है ना। और अगर हम इसके इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं आलू के, तो इंसेक्ट पेस्ट में देखिए, पेस्ट तो आलू में ज्यादा है नहीं, कीड़ा नहीं है ज्यादा। तो एक ट्यूबर मॉथ होता है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, जिसको ग्नोरिमोस्टिमा ओपर्कुलेला कहते हैं, और दूसरा होता है इसका जो बार्ट डिजीज होती है। बार्ट तो खैर डिजीज है, सेंट्रोसियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होती है ना। मेन इसका इंसेक्ट जो है ट्यूबर मॉथ ही होता है, ज्यादा कीड़ा नहीं आलू में लगता है। ट्यूबर मॉथ लगता है, ग्नोरिमोस्टिमा ओपर्कुलेला, बार्ट लगता है, लेट ब्लाइट लगता है, अर्ली ब्लाइट लगता है ना। तो ये सब इसके क्या है, रोग है। तो ये रोगों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। और देखिए लेट ब्लाइट से आयरिश फेमाइन भी आया था, सभी लोगों को पता होगा। 1845 में आयरलैंड में आयरिश फेमाइन आया था, तो किसके कारण आया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को। देखिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो होता है वो पत्तियों पर ब्राइट हल्के से ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं, ब्राइट ब्राउन स्पॉट जो हो जाते हैं। और इसमें एक स्थिति ये और होती है कि अगर टेम्परेचर जो है 2-3 दिन सूर्य नहीं निकलेगा, टेम्परेचर 5 डिग्री से डाउन हुआ, तभी इसमें जो है लेट ब्लाइट का खतरा होता है। उससे पहले लेट ब्लाइट का खतरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें जो है बचाव के लिए मैनकोजेब का छिड़काव लगातार करते रहना चाहिए 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पर। तो इससे आलू का जो है आपका डिजीज जो है उसका मैनेजमेंट हो सकेगा। और अगर एक बात करें कि आलू की खेती किस सॉइल में करनी चाहिए, तो सॉइल की अगर हम बात करें तो बलुई दोमट या दोमट मृदा, दोनों उत्तम मृदाएं होती हैं, अच्छे जल निकास वाली। एक चीज जरूर इसमें याद रखिएगा, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट। अच्छे जल निकास का मतलब कि आलू में पानी अगर ठहर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आलू सड़ जाएगा, सड़ाव उत्पन्न हो जाएगा उसमें। तो इसलिए अच्छा जल निकास होना चाहिए, ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और अगर हम दूसरी बात करें इसमें आलू में, तो पीएच रेंज जो मृदा का होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 तक पीएच रेंज कम कर जाता है ना। लेकिन अगर स्केप डिजीज जिसमें लगती है, तो स्केप डिजीज के नियंत्रण के लिए भी जो है, स्केप जो होता है किससे होता है, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केबीज के द्वारा होता है आलू में। और स्केप जो लगता है वो ज्यादा मतलब पीएच मान से ही कंट्रोल होता है स्केप डिजीज जो आलू में होता है। अब अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की पूरी हम आलू की बात करते हैं तो लगभग 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसकी पूरी क्रॉप की वृद्धि के लिए चाहिए। और एक प्रश्न स्पेशल पूछा जाता है कि आलू में जो है ट्यूबर फॉर्मेशन के समय कितना टेम्परेचर चाहिए, तो ट्यूबर फॉर्मेशन के समय आलू में 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन पोटैटो रिकमेंडेड टेम्परेचर पोटैटो के लिए क्या होना चाहिए, तो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और हम अगर बात करें कि अगर टोटल क्रॉप के लिए कितना चाहिए, तो 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए उत्तम तापक्रम होता है। ठीक है, चलिए अब विद्यार्थियों हम एक मोटी सी इसकी बात कर लेते हैं आलू की। बुआई का समय
देखिए अंगेती प्रजातियां जो है वो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बो देंगे, और पछेती जो है वो 10 से 15 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक हम बो देंगे। तो अर्ली और लेट दोनों तरीके की हो जाएंगी। और उत्पादन इसका अगर हम देखें तो अंगेती का उत्पादन थोड़ा कम होता है, पछेती का उत्पादन जो है 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। एवरेज उत्पादन की अगर आलू की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन आलू का हमें मिलता है। ठीक है, कुफरी का और ज्यादा हो जाएगा, 600 से 700 क्विंटल तक कुफरी बादशाह का हो जाता है, बादशाह कुफरी जिसे कहते हैं। वैरायटियां भी क्लासिफाइड की गई हैं इसकी, अंगेती, पछेती, मध्यम, चिपसोना, है ना। चिपसोना एक दो प्रोसेसिंग के लिए उत्तम प्रजातियां हैं आलू की। तो अगर अंगेती प्रजातियों में हम देखें तो कुफरी अलंकार है, कुफरी नवताल है, कुफरी लवताल है, कुफरी अशोक है, कुफरी ज्योति है ना, ये अंगेती हैं। अगर हम मध्यम की बात करें तो कुफरी बादशाह है, कुफरी शीतमान है ना, और कुफरी जो है बादशाह, शीतमान, ये मध्यम प्रजातियां हैं। अगर लेट की बात करें तो कुफरी देवा है, कुफरी सिंदूरी है, ये लेट वैरायटियां हैं आलू की। तो इस तरीके से हम पूरा आलू का जो है खेती आज आपको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आपका पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम गुणसूत्र 2n=48। देखिए ये टेट्राप्लाइडी, टेट्राप्लाइडी आलू, कैसा आलू है? टेट्राप्लाइडी आलू है ना, टेट्राप्लाइडी आलू है। तो कुल इसका है सोलेनेसी और उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अमेरिका का पेरू, पेरू कैपिटल लीमा है ना, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी देश। कौन सा देश है? दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी देश है पेरू, जहां पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है किसका? पोटैटो का। तो अगर हम पोटैटो के लिए कहें, जब पश्चिमी देश हो गया दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी और थोड़ा जो है नीचे की तरफ है भूमध्य रेखा से, तो अगर हम कहें कि इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी, तो जो भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा से दूर है, दूर है किससे? भूमध्य रेखा से। तो जब भूमध्य रेखा से दूर है तो हम एक बात कह सकते हैं कि इसके लिए ठंडी क्लाइमेट की आवश्यकता होगी। कैसी आवश्यकता होगी? ठंडी क्लाइमेट की आवश्यकता होगी। तो ठंडी क्लाइमेट के लिए हम क्या करेंगे कि आलू को इसलिए ठंडी क्लाइमेट में ही उगाया जाता है मेन रूप से 21 से 28। अब ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी, हर चीज की अति होती है, तो अति इसके लिए भी सही नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा अगर 5 से नीचे रहता है तो भी नुकसान कर जाएगा आलू के लिए, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ज्यादा ठंडा भी नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम हो गया, गुणसूत्र 2n=48 हो गया, कुल सोलेनेसी हो गया, और उत्पत्ति स्थान जो है दक्षिणी अमेरिका या पेरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते अगला देखेंगे। देखिए आलू को जो है सब्जियों का राजा कहा जाता है, पहले बता दिया है। सब्जियों का राजा जो है वो कौन है? आलू। ठीक है, आलू में 18% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन और 0.1% जो है फैट होती है। आलू में लाइसिन अमीनो एसिड की उपलब्धता होती है, एबंडेंसी होती है लाइसिन की आलू में, है ना। किसकी एबंडेंसी होती है? लाइसिन जो होता है उपलब्ध रहता है बाहुल्य मात्रा में, और सब्जियों का राजा ऐसे कहा जाता है। और अगर हम एक और बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा सब्जियां कहाँ होती है, किस राज्य में? सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान, सब्जी उत्पादन में ये पूछा जाता है, प्रथम स्थान है बंगाल का। किसका है? प्रथम स्थान है बंगाल का, है ना। तो सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है बंगाल का। तो आपने देखा आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू में 18% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन और 0.1% वसा पाई जाती है। आलू में लाइसिन एमिनो एसिड की उपलब्धता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला। नेक्स्ट है आलू 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा, हमने कहा था कि 1600 एडी के बाद में आया है। कब आया है? आफ्टर 1600 एडी। जब 1600 एडी का मतलब ध्यान जानते ही होंगे सभी लोग। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, है ना, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा से पश्चात, ईसा के पश्चात का जो समय है उसी को कहते हैं एनो डोमिनी। और ईसा से पूर्व का जो समय होता है इसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, है ना। तो ये 1600 एडी के बाद में आलू आया, इसलिए 17वीं शताब्दी लिखा हुआ है। 1915 में अजमेर में सर थॉमस रो की दावत में प्रथम बार आलू की सब्जी बनाई गई थी। 1915 में देखिए, 1915 में सर थॉमस रो की दावत में प्रथम बार आलू की सब्जी बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश भारत में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कैसा है? फर्स्ट है। इंडिया में अगर बात करें आलू की तो उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश में आगरा जिला। देखिए पहले फर्रुखाबाद था, अब फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो अब फर्रुखाबाद तीसरे स्थान पर है। अब फर्रुखाबाद जो है ये 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है, 3rd पोजीशन पर। और इससे पहले है फर्रुखाबाद से कन्नौज, ये 2nd स्थान पर है कन्नौज, है ना। कन्नौज जो है आलू उत्पादन में 2य स्थान पर है, और 1st स्थान पर आगरा है, और जो है 3rd स्थान पर फर्रुखाबाद है। ठीक है, तो ये देखिए एक ही जगह के लगभग एक ही क्षेत्र के तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, मिडिल से लेकर पश्चिमी यूपी तक। आगे आपको सब आलू 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। 1915 में अजमेर में सर थॉमस रो की दावत में प्रथम बार आलू की सब्जी बनाई गई। उत्तर प्रदेश में भारत में, जो उत्तर प्रदेश है भारत में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और उत्तर प्रदेश में आगरा जिला आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कन्नौज का स्थान 2nd है, फर्रुखाबाद स्थान का जो है अब स्थान हो गया 3rd। ठीक है, तो ये आपका एनो डोमिनी हमने बता दिया क्या होता है, एडी, यानी कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म दिवस के बाद का जो टाइम है, दिस इज नॉन एज एनो डोमिनी। और जो इनसे पूर्व का इनके जन्म के समय है वो होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, इनके जन्म से पहले का समय। ठीक है ना, उसकी गिनती उल्टी चलती है, इसकी गिनती सीधी चलती है। चलिए नेक्स्ट अगला है। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह जो है इसकी, तो हमने आपको बता दिया था कि आलू शुष्क और ठंडी जलवायु का पौधा है, ठंडी और शुष्क जलवायु का पौधा है। ऐसा नहीं कि कोहरा खूब पड़े तब आलू हो, नम नहीं,
शुष्क सूखी हो, ठंडी हो और सूखी हो, और इसकी वृद्धि के लिए 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त है, और ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए जो होता है वो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त है। और उसी समय जो है ट्यूबर फॉर्मेशन के समय में ही आलू को जो है, कब होता है ट्यूबर फॉर्मेशन, देखिए कन्नों का निर्माण होता है आफ्टर बुवाई के कितने दिन बाद, 50 से 80 दिन बाद जो है ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, कंद निर्माण। कंद का निर्माण जो आलू में होता है बुवाई के 50 से 80 दिन बाद होता है, आफ्टर 50 to 80 डेज बाद जो है, आफ्टर सोइंग, है ना, 50 to 80 डेज के बाद जो है कंद का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद पौधे की वृद्धि के समय 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त रहता है। जो वृद्धि होती है पौधे की, है ना, पौधे की वृद्धि के समय 21 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो सुइटेबल रहता है ना, जो वृद्धि होती है जिसमें इसकी। तो ये है ना, ठंडी और शुष्क, हमने बताया था कोहरा वोहरा नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और शुष्क, नम ना हो, ऐसा ना हो, नम नहीं, यानी कि कोहरा ना गिरे, पाला ना गिरे, अगर ये होगा तो आलू की खेती उत्तम नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे अगला विद्यार्थियों, हमारे पास आलू की खेती के लिए 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उत्तम होती है। यानी कि जो वर्षा है वो लगभग 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए, यानी कि पानी जो है अच्छा खासा चाहिए आलू को। जितना हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा होती है एक साल की, उतना लगभग पानी चाहिए। और पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है आलू को, हल्का पानी चाहिए होता है, फरो में जाता है, केवल पूर्ण में बहता हुआ, फ्लडिंग नहीं होती है इसमें, फ्लड इरिगेशन नहीं होता है, बेसिन नहीं होता है, चेक नहीं होता है, फरो इरिगेशन मेथड होता है, फरो में पानी जाता है। तो लगभग 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, या इसी को कह सकते हैं 1200 मिलीमीटर वर्षा जो होती है वो आलू में होती है। ठीक है, 12 से चाहिए पानी से। और भूमि जो है आलू के लिए उत्तम जल निकास वाली बलुई दोमट, हमने बताया था आपको, बलुई दोमट या दोमट दोनों उत्तम हो सकती हैं इसके लिए। और जिसका पीएच रेंज जो है 5.5 से 6.5 होना चाहिए, है ना। पीएच की विशेष इसमें क्वालिटी होती है कि पीएच डाउन करके हम इसके स्केप रोग होता है जो आलू में, जो स्केप होता है, पोटैटो स्केप इसको कहते हैं, स्केप पोटैटो, आलू का स्केप जो होता है उसका नियंत्रण किया जाता है टेम्परेचर पीएच मान डाउन करके। कम पीएच मान पर स्केप नहीं लगता है, स्केप पोटैटो का नियंत्रण करेंगे कम पीएच मान पर। आप बात समझिए, कम पीएच मान, अगर इसका पीएच मान मृदा का कम होगा जिसमें उसमें स्केप लगने का खतरा आलू में नहीं रहता है। स्केप जो डिजीज होती है आलू की, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस नामक फंगस के कारण होती है ना। स्केप जो होती है, अगर हम देखें एक बार फिर से, स्केप जो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस जो फंगस होता है इसी के कारण होती है स्केप। ठीक है, तो ये आलू का स्केप हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस। फिर बात आती है आलू एक कैश क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है, नकदी फसल है, कितना खाओगे, खाई नहीं पाओगे बिना कोल्ड स्टोरेज में, या कोल्ड में भेजना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, इतना ही कर सकते हो। अकेले तो पूरा भर नहीं लोगे, 100 पैकेट आलू हो गया, पता चला 2 दिन में खा गए, है ना, फिर स्टोरेज करें, तो ऐसा नहीं है। आलू जो होता है नकदी इसीलिए कहा जाता है, या तो उसे जो है हम बेच देंगे या कोल्ड में स्टोरेज कर देंगे, ज्यादातर बेच ही दिया जाता है। ज्यादातर आलू जो है कैश क्रॉप होती है, इसलिए नकदी फसल है, बेच दिया जाता है। आलू की स्टार्च को फेरेन कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्टार्च को जो है फेरेन कहा जाता है, आलू की स्टार्च को। ठीक है, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि स्टार्च को जो है आलू की क्या कहते हैं, फेरेन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आलू की उन्नतशील प्रजातियों के विषय में अगर हम बात करते हैं तो उन्नतशील प्रजातियों में अगर हम देखें तो पहली अंगेती प्रजातियां हैं आपकी। अंगेती प्रजातियों में हम देखेंगे अगर तो कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अलंकार है, कुफरी ज्योति है, कुफरी नवताल है, कुफरी लवकार है, ये भी लिख सकते हैं, लवकार है, और कुफरी अशोका ये भी अंगेती प्रजातियां। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी नवतार, कुफरी लवकार, है ना, कुफरी लवकार इसका नाम है, कुफरी लवकार और कुफरी अशोका, ये सब अंगेती प्रजातियां हैं आलू की। कैसी प्रजातियां हैं? अंगेती अर्ली वैरायटी। अगर मध्यम वैरायटी की बात करते हैं तो कुफरी नवज्योति है, कुफरी शीतमान है ना, कुफरी चमत्कार है ना, ये कैसी है? चमत्कार, शीतमान, नवज्योति और चमत्कार, ये कैसी है? मिडिल वैरायटी है। शीतमान जो है फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट है, यानी कि अगर कोहरा के प्रति अवरोधी है, फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट। कोहरा अगर किसी क्षेत्र में अगर ज्यादा कोहरा का प्रकोप होता है, अगर लेट वैरायटियों में अगर हम वैरायटी रिकमेंड करेंगे तो हम यही कहेंगे कि मध्यम अवधि में अगर हम देखते हैं, जहां पर मध्यम अवधि में ही यानी कि दिसंबर में कोहरा पड़ने लगता है, तो वहाँ आप शीतमान बोइए, है ना। जो फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट है, कोहरे का इसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुफरी नवज्योति होगी, कुफरी शीतमान होगी और कुफरी चमत्कार होगी। तो ये आपकी जो है मिडिल वैरायटी है। और लेट में आपकी देवा मिलेगी, आपको कुफरी देवा मिलेगी, और कुफरी जो है, चलिए आगे देखते हैं। कुफरी देवा है, सिंदूरी है, बादशाह है, बादशाह कुफरी जिसे बोलते हैं, कुफरी देवा है, कुफरी बादशाह है, और कुफरी जो है सिंदूरी है। अब देखिए बादशाह कुफरी जो होती है झुलसा अवरोधी है, तभी बहुत लेट तक बनी रहती है, मार्च तक खूब इतना बड़ा आलू हो जाता है ना, बहुत बड़ा आलू हो जाता है, इतना बड़ा बादशाह कुफरी का निकलता है। और सिंदूरी जो होती है ये लाल छींटे वाली प्रजाति है, यानी कि इसके ऊपर जो है सिंदूरी के ऊपर जो स्पॉट होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो ये कुफरी सिंदूरी हो गई। तो कुफरी देवा है, कुफरी बादशाह है, बादशाह कुफरी बाजार में बहुत आती है, बादशाह कुफरी कहते रहते हैं, तो ये लेट प्रजाति है। और इसके बाद आती है आपकी जो है कुफरी सिंदूरी। अब इसके बाद देखते हैं आलू सीथी पौधा है,
कैसा पौधा है? C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। पहली बात शॉर्ट डे है। अगर देखते हैं, परंतु फ्लावरिंग अवस्था में लॉन्ग डे प्लांट है। अगर फ्लावर आ रहा है, फूल आ रहा है ना, तो उस समय अगर हम देखें कि फूल के बाद सीड फॉर्मेशन अगर इसे लेते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा, यानी कि अगर हम इससे बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो लॉन्ग डे पौधा हो जाएगा। वैसे तो ये अगर हम स्टोलन ही इससे लेते हैं, कच्चा या पक्का जैसा भी लें, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। अब पक्के के लिए क्या करते हैं? पक्के आलू के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको डिहाल्मिंग कहते हैं। डिहाल्मिंग एक प्रोसेस होती है आलू में, देखिए हम बता देते हैं व्हाट इज मीन बाय डिहाल्मिंग। देखिए डिहाल्मिंग होती है, डिहाल्मिंग का मतलब देखिए क्या होता है। डिहाल्मिंग का मतलब है कि आलू जब हमारा पक रहा है या लेट वैरायटी है, पक रहा है, या इसको हम पक्का आलू करना चाह रहे हैं, कच्चा नहीं, इसका छिलका नहीं उपटना चाहिए, मोटा छिलका हो जाए, तो ये इसमें क्या करते हैं, हम इसकी ऊपर का तना जो होता है उसको काट देते हैं। ऊपर वाला तना जो हरा हरा ऊपर पत्ती जिसमें लगी होती है उसको काट देते हैं, फिर आलू को ऐसे ही पड़ा लेने देते हैं 15-20 दिन, जिससे कि वो पक जाए। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिहाल्मिंग। ठीक है, डिहाल्मिंग होता है यानी कि ऊपर वाला तना काट के आलू को छोड़ देते हैं खेत में। दिस इज नोन एज डिहाल्मिंग। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट है। इसके बाद बीज उपचार की अगर बात करें तो 30 से 45 mm या जितना भी आप आलू बो रहे हैं, हम जरूरी नहीं है कि 30 से 45 mm का, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। आप 25 mm वाला भी बो सकते हैं, छर्री छोटी वाली है ना, वो भी बो सकते हैं। कुछ लोगों के पास नहीं व्यवस्था है तो वो देंगे 25 mm वाली भी, तो ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन जो भी हो एवरेज साइज है 30 से 45 mm वाला। तो इसकी जो है एग्लाल या एरिटान से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे और 2 मिनट तक इसमें डाल देंगे। एग्लाल या एरिटान में 2 मिनट का समय होता है, लिखा नहीं है यहाँ पर, अगर लिखना चाहें तो लिखें। 2 मिनट का समय होता है, 2 मिनट के लिए उसमें डुबो देते हैं एग्लाल या एरिटान में। तो ये क्या होता है, आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आलू का सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा 2 मिनट के लिए एरिटान या एग्लाल में, इसको हम डिप कर देंगे। ठीक है, तो सीड का ट्रीटमेंट में हमने बताया था कि टुकड़ा कितना भी बड़ा हो आपका, 30 से 45 mm का हो या 25 mm का हो, जो भी हो। देखिए अगर बड़ा टुकड़ा आप बोएंगे तो आपकी सीड रेट अधिक लगेगी, छोटा बोएंगे तो कम लगेगी, साधारण सी बात है। और अगर स्पेसिंग की बात करें आलू की तो लगभग 45 से 60 15 से 20 सेंटीमीटर रहती है। ये हम आगे आपको बताएंगे फिर एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए 1% थायोयूरिया या जिब्रेलिक एसिड 10 ppm का प्रयोग करते हैं। थायोयूरिया या जिब्रेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कि आलू की सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए थायोयूरिया या 10 ppm जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है बुवाई का समय। बताया था हमने आपको कि अंगुयती बुवाई जो आलू की होती है वो 25 से 10 अक्टूबर तक होती है। देखिए इसमें रिस्क रहता है, रिस्क ये रहता है, हमने पहले मृदा में लिखवाया था कि बलुई दोमट मृदा हो उसी में अंगेती करना। कोई ऐसा ना हो जो समझ ले कि दोमट में अंगेती करे और पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं सही, ड्रेनेज का मतलब पानी निकालने की भी उचित व्यवस्था नहीं है, तो समझ आइए मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आलू सड़ जाएगा। अगर निकालने की उचित व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, तो पानी भर गया अगर खेत में तो क्या करोगे, समस्या क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, पानी भर जाएगा, आलू सड़ जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप जो है क्या करें कि आप ड्रेनेज का सिस्टम खेत में सही रखें, है ना। पानी निकालने की जो निकलने की व्यवस्था है वो खेत में सही होनी चाहिए। अब मुख्य फसल अगर देखें तो 15 से 25 अक्टूबर के मध्य होनी चाहिए मेन क्रॉप। अब देखिए पानी नहीं गिरेगा, और इसमें पानी गिरने का थोड़ा सितंबर लास्ट तक, कभी कभी अक्टूबर में भी बारिश हो जाती है ना। तो रिट्रीटिंग लौटती हुई मानसून होती है ना, लौटती हुई कभी नहीं गिर सकती है, लौट रही बेचारी, बीच में अगर तुम्हें कहीं खदेड़ दिया, गिर गया तो क्या करोगे, हाथ तो लगा नहीं लोगे। तो ऐसी जमीन में शुरुआत का अंगेती आलू करना चाहिए जिसमें कि क्या हो, ड्रेनेज का सिस्टम हमारा सही होना चाहिए, यानी कि पानी की निकास व्यवस्था सही होनी चाहिए, तभी जो है हमारा आलू सही हो सकता है अंगेती में। लेकिन अंगेती में एक फायदा भी है कि आलू जो है निकलता भले कम है लेकिन आलू बिकता महंगा है ना। आलू जो होता है अंगेती में काम हो जाता है। इस बार बिका था आलू अंगेती में लगभग 3000 रुपया पैकेट का मतलब है 60 किलो का आलू 3000 रुपये का। और समझिए आप 3000 का बिका 60 किलो, तो अगर 20 बहुत ज़्यादा फायदा हो गया किसान को इस बार। तो इसलिए और इस समय बिक रहा है 500 का, 2500 रुपया एकदम से डाउन हो गया। तो ये है कि ये कच्चा काम है, कच्चा अंगेती वाला, या तो काम हो जाता है या फिर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो महंगा हो जाता है शुरू में इसी, और इसका जो है MRP तो फिक्स है नहीं, ठीक है। रेट अपने आप बाजार के अनुसार जो है घटते बढ़ते रहते हैं, जैसा मार्केट होता है वैसे जो है पैसा इसका जो है कम ज़्यादा होता रहता है। अब बात आती है कि पहाड़ों पर बुवाई, अगर मीडियम ऊंचाई है, कम ऊंचाई वाले पहाड़ हैं तो वहाँ पर हम जो है इसमें फरवरी में बुवाई कर देंगे, और अधिक ऊंचाई के पहाड़ है तो मार्च में बुवाई करेंगे, ठीक है। अधिक ऊंचाई के मार्च में क्यों करेंगे और कम ऊंचाई के फरवरी में क्यों करेंगे, इसका कारण है, हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, हमने कहा था हिमालय यानी कि बर्फ का पहाड़, बर्फ का घर होता है हिमालय। हिमालय को बर्फ का घर कहा गया है, कोलांगमा जो है तिब्बत के लोग कहते हैं, और सागर माथा जो है नेपाली जिसे कहते हैं। अब बात आती है कि जहाँ पहाड़ अगर ज्यादा ऊंचे हैं वहाँ बर्फ लंबे समय तक गिरती रहती है, जो छोटे हैं उनमें बर्फ जो है जल्दी पिघल के खत्म हो जाती है। तो फरवरी में छोटे पहाड़ों में खत्म हो जाएगी बर्फ, ऊंचे जो है उनमें और 1 महीना चल सकती है, मार्च तक चल सकती है। तो जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, हमने बताया था टेम्परेचर डाउन होता जाता है, तो ऊंचाई बढ़ेगी तो हम फिर टाइम भी इसका बढ़ाएंगे, है ना। मार्च में बोएंगे, नीचे वाली जमीन पर फरवरी में ही बो देंगे क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर जो है जल्दी बढ़ जाएगा फरवरी में, और यहाँ जो है लेट बढ़ेगा जाके क्योंकि ये और ऊपर है, इनमें और बर्फ जमी होगी, है ना। तो मार्च आने दो, 1 महीना और गर्मी का बीतने दो, तो यहाँ टेम्परेचर जो है सामान्य आएगा आलू बोने लायक। तो इसलिए ये टाइम में जो है ये बदल होता है, बात समझ में आई होगी। तो ये टाइम की जो है स्थिति रहती है। चलिए आगे।
आगे देखिए बीज दर की बात हो रही है तो हमने वही बताया था कि 25 ग्राम वजन का होगा अगर, तो जिसमें 3 से 5 बर्ड्स या आई हो, आते हो 3 से 5 आते हो, तो इसका 20 से 25 कुंटल जो है बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। कितना होता है? 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। और इसकी स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो 45 से 60 में 15 से 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग रहती है। ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग आलू की अंतरण जो होता है कितना रहता है? 45 से 60 में 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी जो है स्पेसिंग रहती है, अंतरण रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीड रेट 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और जो 25 ग्राम का अगर हम बोएंगे कंद, अगर कंद हम बढ़ा देते हैं, एक बात समझना है यहाँ पर, अगर कंद हम अगर 30 से 35 मिलीमीटर का कर देते हैं, या 30 से 35 ग्राम का, सॉरी ग्राम का कर दो, 30 से 35 ग्राम का कर दो, चलिए 30 से 35 ग्राम का अगर हम कंद कर देंगे तो फिर हमारा जो है आलू है ये बढ़ जाएगा आपका 25 से 30 कुंटल हो जाएगा प्रति हेक्टेयर। जैसे हम आलू का साइज बढ़ाते जाएंगे हमारा जो है बीज दर भी बढ़ता जाएगा। ये एक सिद्धांत होता है, आलू का साइज बढ़ेगा बीज दर भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अंतरण भी आपका हो गया 45 से 60 में 15 से 20 सेंटीमीटर। उर्वरक के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास होती है 100 किलोग्राम। 180 और 80 और 100 ये एनपीके का रेशियो होता है। अब एक टेक्निक है विद्यार्थियों जिसको एसपीटी कहते हैं, सीड प्लांट टेक्निक होती है, एसपीटी कहा जाता है इसे, सीड प्लांट टेक्निक है, की खोज पुष्कर नाथ ने की थी और इस विधि का प्रयोग विषाणु रहित बीज उत्पादन के लिए किया। देखिए एसपीटी जो होती है इसका काम जो है ये है कि अगर सीड है, एक रोग लगता है लीफ रोलर आलू में, लीफ रोलर का मतलब है पत्तियां जो है घुमा देता है, लीफ रोलर रोलिंग कर देता है पत्तियों। तो लीफ रोलर के नियंत्रण के लिए, और ये फैलाता कौन है? आलू में एफिड, जिसको माइजस पर्सकी कहते हैं, है ना। एफिड जो है, एफिड क्या करता है? पियर्सिंग टाइप का होता है, माहू हेमिप्टेरा फैमिली का है, पियर करता है, पियर्सिंग टाइप का, सूंडी घुसाएगा और खींच लेगा सारा का सारा रस। सूंडी जो होती है ना इसकी, वो घुसा के रस खींचता है पत्तियों का, तो एफिड है। और ये बेचारा समझ नहीं रहा कि हम रस खींच रहे हैं, ये इसने बैक्टर का वाहक है, बैक्टर इसने लगा दिया इसमें आलू में, तो ये ट्रांसमिट कर रहा है बैक्टर को, लीफ रोलर, है ना। तो जब बैक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये फिर क्या स्थिति हो जाएगी? तो इसीलिए अब ऐसा ना हो कहीं हमारा बीज जो है उसमें वायरस पहुंच रहा है, तो इसके नियंत्रण के लिए इन्होंने विधि डेवलप की बीज बनाने की, इसको एसपीटी सीड प्लांट टेक्निक कहा गया। ये पुष्कर नाथ ने खोजी थी तो इसको एसपीटी कहा गया, ठीक है। तो ये वायरल फ्री बीज बनता है इससे, ठीक है, वायरस फ्री बीज बनता है, इसी को एसपीटी कहा जाता है। और जो लीफ रोलर होता है उसका खतरा इसमें नहीं रहता है, क्योंकि लीफ रोलर जो है फैलाता कौन है? वायरस के द्वारा होता है लीफ रोलर, और फैलाता है एफिड, इसको माइजस पर्सकी कहते हैं, ठीक है। ये बात हुई है। चलिए, तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगली बात करेंगे विद्यार्थियों, सख्त आलू बीज। सख्त आलू बीज का मतलब टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड होता है। तो ट्रू पोटैटो सीड की अगर हम बात करें तो बताया था आपको कि बीज का निर्माण किया जाता है आलू से सीड बनाया जाता है। और इसकी जो है अगर हम इसके द्वारा आलू का उत्पादन करना चाहें तो 100 से 150 ग्राम जो है बीज लगेगा टमाटर की तरह, और 75 मीटर स्क्वायर नर्सरी की आवश्यकता होगी। और आपका जो है आलू मेन फील्ड में इससे जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा, क्योंकि इसी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है पहले, और छोटी सी नर्सरी होती है, और नर्सरी से ही फिर इसको एक एक आलू जो है पौधा मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो यही है टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड, और इसकी खोज जो है रामानुजन ने की, ठीक है। तो ये स्थिति हुई टीपीएस की, ट्रू पोटैटो सीड की। अब अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए, ये देखिए टीपीएस की स्थिति है, और इसकी खोज जो है रामानुजन ने की थी टीपीएस की, ठीक है, लिखा हुआ है। यह वास्तविक बीज है जो टमाटर के बीज के समान होता है। देखिए अगर हम बीज उत्पादन आलू से लेंगे तो आलू जो है एनुअल ना होकर बाइनियल हो जाएगा, द्विवर्षीय हो जाएगा। अगर बीज उत्पादन आलू से ले रहे हैं, ठीक है, तो एनुअल ना होकर बाइनियल हो जाएगा, सीड प्रोडक्शन अगर आलू से लेते हैं तो ये स्थिति होगी। तो सख्त आलू बीज हो गया, टीपीएस जिसको कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखिए आलू के कुछ डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स मतलब है कि जो है डिसऑर्डर का मतलब किसी न किसी विकार का हो जाना आलू में। तो पहला है ब्लैक हार्ट। आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है वो डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण स्टोरेज स्थिति में होता है। जैसे हमने आलू क्या किया, कभी कभी आप देखिए ब्लैक हार्ट को हम दिखा दे रहे हैं कैसा होता है। देखिए कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आलू को ले जाते हैं जब, तो क्या होता है कि इकट्ठा ले जाते हैं, और इकट्ठा ले जाने में क्या होता है कि आलू में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ना। तो प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के कारण क्या होता है, आलू जो है ब्लैक हार्ट का शिकार हो जाता है। और ब्लैक हार्ट में आलू अंदर देखेंगे तो काला निकलता है। देखिए ये है, देखिए ब्लैक हार्ट इस तरीके का हो जाता है। ये ब्लैक हार्ट हो गया आलू का, बताइए क्या करोगे। तो लगातार जो है आलू में आप प्रॉपर ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन स्टोरेज टेम्परेचर में नहीं, स्टोरेज में नहीं है, मतलब आपने बहुत सारा आलू इकट्ठा रख दिया, वो बाहर ताला लगा के भाग गए, है ना, कोई वेंटिलेशन नहीं है रूम में, ऑक्सीजन समझ जाइए आलू है तो श्वसन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, और जब रेस्पायरेशन आलू करेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कहीं वेंटिलेशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यही दिक्कत आ जाएगी कि ब्लैक हार्ट हो जाएगा आलू को ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ऑक्सीजन भैया रखिए, इसमें वेंटिलेशन करिए, जिससे कि ये बेचारा ऐसा ना हो जाए, ठीक है, टेढ़ा ना पड़ जाए, काला ना पड़ जाए। चलिए आगे, तो पहला हो गया ब्लैक हार्ट। दूसरा है होलो हार्ट। होलो हार्ट देखिए अत्यधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से, देखिए होलो हार्ट भी दिखाते हैं कैसा होता है। होलो हार्ट का मतलब बीच में आलू जो होता है, ये अत्यधिक नाइट्रोजन जब डालेंगे आप जिन क्षेत्रों में, जैसे नालों के किनारे, शहर के नालों के किनारे होलो हार्ट ज्यादा देखने को मिलता है।
क्योंकि वहां पर जो है नाइट्रोजन अधिक हो जाती है और आलू बड़ा भी हो जाता है बहुत हार्ड होलो हार्ट में, और अंदर जो है खोखला हो जाता है, इसी को होलो हार्ट कहते हैं। ठीक है, होलो हार्ट का मतलब अंदर आलू जो होता है वो कैसा हो जाता है, खोखला हो जाता है। देखिए आलू जो है वो कैसा हो जाता है, खोखला। ये देखिए होलो हार्ट आ गया, ये आलू का होलो हार्ट है ना, आलू का होलो हार्ट। देखिए ये होलो हार्ट है, यानी कि अत्यधिक नाइट्रोजन हमने देख दी तो ये अपने आकार से ज्यादा फूलने का प्रयास करता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसके अंदर जो है छेद हो जाता है अपने आप, मतलब ऐसा जाल सा बन जाता है। पहले ये जाल होता है, फिर जाल के बाद देखिए जब ये जाल सूखता है तो ये इस तरीके से कैविटी बना लेता है, तो ये जाल बन जाता है इसमें अंदर। ये होलो हार्ट है आलू का। ठीक है, ये क्या है, होलो हार्ट ऑफ पोटैटो। तो इस तरीके का आलू दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी का मतलब होता है ज्यादा लंबे समय तक तापमान 0 डिग्री होने पर। देखिए आलू के स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इतना है ना। जो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज का होता है, स्टोरेज टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर होता है। स्टोरेज टेम्परेचर आलू का जो होता है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। अगर इससे कम टेम्परेचर है तो 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय तक किया तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी आलू। देखिए आपके पास सुविधाएं हैं तो उनका पूरा उपयोग करें, है ना। हम चिलिंग इंजरी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, सुविधाओं का पूरा आप आनंद लें, है ना। कभी ये ना आपको हो कि हमने देखा नहीं, और किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो मास्टर ने अगर गलत पढ़ाया है तो उसके ऊपर दौड़ करना, कहना नहीं हमने चिलिंग इंजरी देखी है, ऐसी नहीं होती है ना। चिलिंग इंजरी आपको दिखाते हैं आलू की। देखिए चिलिंग इंजरी में देखिए ये स्थिति है, फ्रोजन हार्ट हेल्थी चिलिंग इंजरी इस टाइप की होती है। ये देखिए आलू जो है आपका बीच में लाइन सी बन जाएगी चिलिंग इंजरी में। देखिए ये मतलब एक रंग सा आ जाएगा स्पेशल टाइप का, ये चिलिंग इंजरी होती है पोटैटो। ठीक है, तो ये चिलिंग इंजरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट आता है डिहार्मिंग। डिहार्मिंग हमने आपको बताया था आलू में डिहार्मिंग होता है, आलू का कंद परिपक्व जब कंद बन जाता है, यानी कि अगर हमें आलू स्टोरेज करना है, स्टोरेज आलू करना है तो कंद जब हमारा बन गया, और कंद बन जाने के बाद क्या होगा, उसका जो ऊपर वाली स्किन है उसको अगर मोटा करना चाहे, कैसा करना चाहे मोटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आलू में डिहार्मिंग कर देंगे, यानी कि ऊपर वाला तना काट देंगे और 10 से 15 दिन आलू ऐसे छोड़ देंगे तना काट के। तो जो आलू है हमारा वो प्रॉपर जो है मैच्योर हो जाएगा, पक जाएगा, उसी को डिहार्मिंग कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है आलू का कंद परिपक्व हो जाने के बाद आलू के पौधे को घूम के ऊपर से काट कर हटा देते हैं, यानी कि जब कंद पक गया, कंद परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। लेकिन मैच्योर होने के बाद, मैच्योर जब हो गया कंद, और इसके बाद इसको 10 से 15 दिन जो है 15 दिन के करीबन छोड़ देते हैं, तो इसी में क्या करते हैं, डिहार्मिंग करके छोड़ देते हैं। डिहार्मिंग का मतलब है ऊपर क्या, कोल्ड में कौन सा दवा, दवा मतलब गैस लगती है बेटा, अमोनिया गैस होती है कोल्ड स्टोरेज में, ठंडा किया जाता है, दवा कुछ नहीं लगती है कोल्ड में, ठंडा करने के लिए, और कोई इसका उपचार नहीं है ना। ठंडा करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है आलू को। हमने बताया था कि अगर अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रखेंगे ज्यादा लंबे समय तक, तो चिलिंग इंजरी होने का आलू में खतरा रहता है, वो चिलिंग इंजरी होती है। और दवा कुछ नहीं लगेंगे, अमोनिया गैस के कारण इसको जो है, इसमें सिलेंडर अमोनिया गैस के लगाए जाते हैं, जिससे कि कोल्ड स्टोरेज में ठंडक प्रदान की जाती है, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। हाँ सर, वीडियो रुक गया क्या, चलिए ओके, ठीक है। देखिए आलू का कंद परिपक्व हो जाने के बाद हमने बताया आपको 15 दिन तक उसे जो ऊपरी तने को काट देते हैं उसी को डिहार्मिंग। देखिए क्या, अभी फिर हम एक बार बता ही दे रहे हैं आपको, पोटैटो प्लांट दिखा के कैसे डिहार्मिंग की जाती है। जैसे देखिए ये पोटैटो है, अभी कुछ लोगों को जो है समझ में नहीं आई होगी डिहार्मिंग। देखिए इस तरीके से डिहार्मिंग की जाती है। ये देखिए ये प्लांट है, ये आलू का प्लांट है, पौधा है। ये देखिए ये पौधा दिख रहा है आप लोगों को आलू का, है ना, ये पौधा दिख रहा है। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से अगर काट दें, जब ये मैच्योर हो जाए, यहाँ से ऊपर से ये अर्थ की सरफेस के ऊपर से काट देंगे तो ऊपर वाला हटा देंगे जब ये पक जाएगा, फिर 15 दिन के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आलू में जो है मॉइस्चर कम हो जाए, और साथ साथ में जब ज्यादा मॉइस्चर होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, तो फिर इसमें जो है ब्लैक हार्ट होने का खतरा हो जाता है। अगर आपने 2-3 दिन स्टोरेज कर दिया तो भी ब्लैक हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो 15 दिन छोड़ देंगे, जिससे कि इसकी मॉइस्चर भी कम हो जाए, और ये है प्रॉपर इसकी जो लेयर है ऊपर वाली आलू की, ये मजबूत हो जाए, ये सतह है ना, तो इसीलिए डिहार्मिंग किया जाता है। ये है डिहार्मिंग का प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे सोलेनाइजेशन। देखिए सोलेनाइजेशन जो है हमने बताया था आपको क्यों किया जाता है, कि सोलेनाइजेशन का मतलब है कि जब आलू में पहली बुवाई होती है,
आज बोया गया आलू को बुआई के 20 से 25 के दिन बाद इसमें मिट्टी चढ़ा दी जाती है। क्यों? फर्रो होते हैं जो आलू के, वो फर्रो जो है खिसक जाते हैं पानी लगने में, और पानी जैसे चलेगा थोड़ा मूवमेंट तो करेगा ही पानी, तो बलुई मिट्टी में आपने बोया है तो मिट्टी नीचे के लिए खिसक जाएगी, तो आलू खुल जाएगा। और हमने बताया है कि 20 से 50 दिन में स्टोलन फॉर्मेशन 50 दिन के करीबन होता है। तो पता चला आपने 25 दिन तक मिट्टी नहीं चढ़ाई दोबारा, तो स्टोलन फॉर्मेशन हुआ, तो स्टोलन जो है उसके जो स्टोलेंस चलने लगे तो वो बाहर निकल जाएंगे अपने फर्रो से, अपने एरिया से, और जो बाहर निकल गए वो सूर्य के प्रकाश में आएंगे तो हरे हो जाएंगे, जिसमें सोलेनिन बन जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आलू में सोलेनिन पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण आलू हमारा हरा दिखाई देता है और इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? आलू खराब हो जाएगा। ठीक है, मीठा भी लगने लगता है, तो इसीलिए जो है सोलेनाइजेशन की क्रिया की जाती है। सोलेनाइजेशन क्या होता है? सोलेनाइजेशन में आलू हरा हो जाता है सूर्य के संपर्क में आने से। ठीक है, तो यही सोलेनाइजेशन होता है। चलिए, और कुछ नहीं, जब आलू प्रकाश के सीधे संपर्क में आता है तो एक पदार्थ सोलेनिन का निर्माण होता है, और जिससे आलू जो है हरा हो जाता है और पोषक गुणवत्ता में कमी आती है। यही है, हरा हो जाता है और गुणवत्ता में कमी का मतलब मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो यही सोलेनिन। चलिए आगे, ट्यूबराइजेशन यानी कि 50 से 80 दिन के बाद में आलू की बुवाई के आफ्टर 50 to 80 डेज बुवाई के अगर हम देखेंगे तो ट्यूबर का फॉर्मेशन होने लगता है, उसी को ट्यूबराइजेशन कहते हैं, यानी कि कंद का बनना। तो आलू में कंद है ना, आलू जो है वो बनना शुरू हो जाता है 25 से 80 दिन में, उसी को ट्यूबराइजेशन कहते हैं। इसके बाद सुबराइजेशन। देखिए सुबराइजेशन क्या है, ये हम आपको बताते हैं, अभी दिखाएंगे सुबराइजेशन। अब देखिए, आलू को हमें अगर पीसेस में बोना है विद्यार्थियों, अगर आलू को पीस में बोना है, अगर कटा हुआ बोना है, क्योंकि कुछ लोग जो है अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए सीधा कंद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे? आलू को काट के बोया जाता है ना, पीस बनाए जाते हैं इसके। अब काट के तुरंत नहीं बोया जाता, काट के इसे सुखाया जाता है, फिर सुखा के बोया जाता है, और सुखा के बोएंगे तब तक अगर इसको हमने मान लीजिए कट लगाया, देखिए आलू में क्या किया? कट लगाया, और इसमें हम कट लगाएंगे तो बहुत सारे उस समय हमारे फंगस घूम रहे होते हैं, जिसके ऊपर क्या घूमेंगे? फंगस। देखिए ये सारे के सारे फंगस इसमें लग जाते हैं, और इसकी जो है जो बाहर से परत है इससे अंदर न चले जाए फंगस, है ना। क्या करेंगे? फंगस बैक्टीरिया वायरस अगर अंदर चले गए तो पूरा आलू को सड़ा देंगे। तो इसके ऊपर जो एक लेयर होती है, इसमें खुद वो लेयर बन जाती है, एक मोटी सी परत बन जाएगी 1-2 दिन में, उसी परत को सुबराइजेशन कहते हैं। आलू जब काट देंगे और उसके ऊपर एक मोटी सी परत बन जाएगी, उसी परत को सुबराइजेशन कहते हैं, जिससे कि अंदर बैक्टीरिया वायरस का खतरा इसमें ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, तो उसी को सुबराइजेशन कहते हैं। देखिए लिखा होगा, कटे हुए आलू के टुकड़े के ऊपर एक परत सी बन जाती है, जिससे हानिकारक जीवाणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, वही क्या है? सुबराइजेशन। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अगला देखेंगे खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार के लिए हमने बता दिया था आपको, इसका प्रमुख खरपतवार जो है बथुआ है, मोथा है और कृष्णनील। देखिए कृष्णनील अगर देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं कृष्णनील कैसा खरपतवार होता है, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। कृष्णनील भी, ठीक है, तो कृष्णनील को हम अगर दिखाएं आपको तो इस तरीके का होता है। मोथा है, मोथा लगभग सभी ने देखा होगा। ये देखिए, ये कृष्णनील है, ये इसको गांव में धुनिया घास कहते हैं वैसे, है ना। ये लगभग सभी फसलों में पाई जाती है कृष्णनील, सभी में, सभी का खरपतवार है मुख्य रूप से कृष्णनील, है ना। पशु इसे बहुत चाव से खाते हैं, कोई पशु को डाल दीजिए, दुनिया बहुत खाता है कायदे से, इसको धुनिया घास कहते हैं, यही कृष्णनील होता है। ठीक है, मोथा, कृष्णनील, ये सब समझ लीजिए सब पशु बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन जब फसल की जो है उत्पादकता में कमी लाते हैं तो यही कृष्णनील है। देखिए नीला फूल है इसका, छोटी छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, बहुत जमीन से लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये कृष्णनील है, ये भी आलू में हो जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है कि बथुआ, मोथा, कृष्णनील ये इसके प्रमुख खरपतवार हैं। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इसमें लिखा है कि लासो 4 से 5 लीटर, या लासो अगर नहीं मिल पा रही है इस समय शायद ना मिले, तो फिर हम जो है मेट्रिबुजाइन का प्रयोग कर देंगे। मेट्रिबुजाइन, है ना, मेट्रिबुजाइन का बुवाई के 4 से 5 दिन बाद प्रयोग कर देंगे। तो इससे जो है, क्योंकि आलू में ज्यादातर देखिए निकाई गुड़ाई तो हो नहीं सकती, फरों में बोया गया है ना, तो हम मेट्रिबुजाइन का प्रयोग कर सकते। ज्यादातर दवाएं ही डाली जाती हैं आलू में, तो मेट्रिबुजाइन का प्रयोग आप बुवाई के 4-5 दिन बाद कर दीजिए, तो आलू में जो है आपकी खरपतवार नहीं होंगे ज्यादा। आलू के प्रमुख कीट और रोग, है ना, यहाँ पर कीट नहीं है, पहले रोग है ना, प्रमुख डिजीज है। तो डिजीज में देखिए, पहला डिजीज है आपका बार डिजीज ऑफ पोटैटो। ये खतरनाक रोग है आलू का, क्वारंटाइन पर्पस का रोग है। ठीक है, कैसा है क्वारंटाइन, आप देखिए बताते हैं 1914 में एक एक्ट बना था जिसे क्वारंटाइन एक्ट कहते हैं। तो इस एक्ट ने क्या किया कि बार्ट डिजीज जो है ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलता है। बार्ट आलू का जो है रोग, ये प्रमुख रूप से बंगाल का रोग है, और बंगाल से आलू जब दूसरे स्टेट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद्यार्थियों, तो उस आलू को क्या किया जाता है, वहां पर जो है क्वारंटाइन के हिसाब से चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? क्वारंटाइन एक्ट के अंतर्गत उस आलू को जो है चेक किया जाता है, बताया जाता है कि ये आलू बाढ़ से फ्री है या बाढ़ युक्त आलू है। अगर बाढ़ युक्त आलू होगा तो बंगाल से बाहर नहीं, क्योंकि हर प्रदेश में फिर ये फैल जाएगा। और बाढ़ जो होता है खतरनाक रोग होता है। देखिए बाढ़ कैसा आलू में लगता है, अभी हम दिखाएंगे आपको, चित्र दिखाएंगे उसका। तो बाढ़ जो होता है सिंक्रोशियम एंडोबायोटिकम नामक जो है फंगस के कारण आलू में लगता है, और एक इसमें विशेषता ये है कि बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत जल्दी फैल जाता है, इसीलिए इसको क्वारंटाइन एक्ट के अंतर्गत रखा गया। यानी कि बंगाल से बाहर इसको नहीं, आलू को जब ट्रांसपोर्ट होता है बंगाल से बाहर के लिए, तो उसको क्वारंटाइन एक्ट के अंतर्गत चेक किया जाता है।
और एक आलू में क्वारंटाइन के तहत वैरायटी जो होती है उसको चेक किया जाता है, या एक निमेटोड है जो ज्यादा लगता है तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, वो है गोल्डन निमेटोड। आलू में निमेटोड भी लगता है गोल्डन, जिसको ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस कहते हैं। तो वो गोल्डन निमेटोड वहां से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि वहीं का मेन रूप से निमेटोड है तमिलनाडु का, नीलगिरी हिल्स का। तो वहां से भी जब आलू बाहर निकलता है तो निमेटोड चेक किया जाता है कि कहीं निमेटोड दूसरे राज्यों में ये ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए बाढ़ डिजीज हम देखते हैं आलू कैसी लगती है। बाढ़ देखिए, बाढ़ डिजीज ऑफ पोटैटो। देखिए ये देखिए आलू पूरा जो है भून जाता है, ये बाढ़ है। देखिए आलू का इस तरीके का आलू हो गया, बताइए इसे कौन खाएगा। ये देखिए बाढ़ डिजीज है, फंगस है पूरा, इसने जो चेहरा खराब कर दिया आलू का, है ना। तो ये सिंक्रोसियम इंडोबायोटिकम नामक फंगस के कारण लगता है बाढ़ डिजीज, है ना। तो इस तरीके का आलू आपका हो जाता है। तो जब इस तरीके का हो जाएगा तो इसकी मार्केटेबल वैल्यू क्या रह जाएगी, सब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बंगाल से बाहर इसको जो है आलू को जब निकाला जाता है तो इसका क्वारंटाइन किया जाता है। आलू को क्वारंटाइन एक्ट के अंतर्गत चेक किया जाता है कि आलू सही है या गलत, ठीक है, बाढ़ से फ्री है या नहीं। तो ये हो गया बाढ़ डिजीज। इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला आलू में विद्यार्थियों हम डिजीज देखेंगे। बथुआ नहीं देखा? अनुराग दत्त कहाँ के रहने वाले हो? अरे भाई आप बताइए अनुराग, पहले ये बताइए कहाँ के रहने वाले हो, कमेंट करिए। बथुआ तो सभी ने देखा होगा, बथुआ पराठे खाते हैं लोग। चलो दिखा देते हैं, कभी नहीं देखा तो क्या, देख लीजिए बथुआ भी, फिनोपोडियम। चलो दिखा देते हैं बथुआ। ये देखिए बढ़िया सा आ गया। देखिए अब इस समय ना खा लेना, कोई गर्म होता है ना, इस समय बथुआ पराठे ना बनवाने लगना। पता चला जो है बथुआ देख लिया तो लग गए खाने में, मिलेगा भी नहीं इस समय तो। ये है बथुआ, देखिए ये बथुआ है, खरपतवार है लेकिन कभी कभी इसको हम खा लेते हैं, है ना। तो ये है बथुआ, समझे। बथुआ खरतुआ भी होता है, बथुआ खरतुआ कृष्ण नील, है ना, और पत्थर चिटार, ये सब कॉमन वीड है, समझे। तो ये शायद आई होप आपने देख लिया होगा, इस तरीके का बथुआ होता है। बथुआ तो ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, अब आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए। तो अगेती झुलसा, यह क्वारंटाइन के पर्पस से रोग है, हमने बता दिया था आपको। बाढ़ डिजीज जो है, अब गोल्डन निमेटोड हमने बताया था, गोल्डन निमेटोड भी आलू में लगता है जब, तो गोल्डन निमेटोड ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है गोल्डन निमेटोड का, और ये नीलगिरी के हिल्स में प्रमुख रूप से ये निमेटोड लगता है। तो अगर गोल्डन निमेटोड हम दिखाएं आपको तो देखिएगा गोल्डन निमेटोड ऐसा होता है। देखिए ये सब देख लीजिए प्रैक्टिकली, नहीं कोई देखने को मिलेगा। गोल्डन निमेटोड ये आलू में देखिए कैसे काम करता है, क्या कर देता है। ये देखिए गोल्डन निमेटोड आ रहा है आपका, ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेसिस। ये देखिए रूट में लगता है ये आलू की, देखिए इस तरीके की रूट हो जाती है, रूट जो है चोक कर देता है, जाम कर देता है जड़ को। तो यहाँ से फिर न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से देखिए ये जड़ें हैं ना जो आलू की नीचे के लिए, इनको चोक कर देता है ये गोल्डन निमेटोड इस तरीके से। ये देखिए लगा हुआ। अब यहाँ पर यहाँ ट्यूबर का स्टोलन फॉर्मेशन होने जा रहा था आलू में, तो स्टोलन फॉर्मेशन को बंद कर देता है, ये गोल्डन निमेटोड है, ठीक है। चलिए आगे है आलू के पछेती प्रमुख रूप। अब पछेती झुलसा जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान है। अगेती झुलसा के लक्षण, अंगेती झुलसा के लक्षण पुष्पावस्था पर अल्टरनेरिया सोलेनाई अंगेती होता है। इसमें जो है अंगेती यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर पछेती होना चाहिए, ठीक है। चलिए पछेती झुलसा जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान पछेती है, ठीक है। तो पुष्पावस्था पर दिखाई देते हैं, इसमें पत्ती पर हल्के भूरे धब्बे, ठीक है। तो ये पछेती झुलसा जो है पुष्पावस्था पर लगता है, इसमें हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। अब देखिए झुलसा का एक प्रमुख कारण ये होता है कि झुलसा जो है वो ऐसे लगता ही नहीं है, झुलसा नहीं लगता है ऐसे लोग एकदम जो है अफवाह में आ जाते हैं आलू में झुलसा लगेगा। झुलसा जब लगता है जब 3 दिन तक आपका टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन वातावरण में फ्लक्चुएट करे और धूप की एक भी किरण जमीन पर ना आए, सर्दियों के मौसम, तभी झुलसा लगेगा आलू में। जब धूप की एक भी किरण जो है जमीन पर ना आए, 3 दिन मौसम ऐसे ही बना रहे और टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बना रहे, समझ लीजिए आलू गया। और इतनी तेजी से जाता है कि शाम को आलू आप साफ देखेंगे आके और सुबह पूरी पत्तियां खाली करेंगे। ये होता है झुलसा, है ना। देखिए कितना खतरनाक होता है, हम आपको दिखाते हैं झुलसा अफेक्टेड फील्ड, है ना। ब्लाइट इन पोटैटो देखेंगे। देखिए झुलसा देखते हैं आलू में, देखिए ये कोई बढ़िया खेत नहीं दिख रहा है झुलसा से अफेक्टेड। ये देखिए पत्तियां, है ना। खेत दिखना चाहिए था, पूरा खेत का खेत खत्म हो जाता है झुलसा। आप शाम को जाएंगे खेत बढ़िया था और सुबह पता चला खेत खराब पूरा। ये देखिए पत्ती इस तरीके की हो जाती है पूरा काली, है ना। ये अब इसका ये पोर्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर इसमें क्या होता है सारा झुलसा लग गया इसमें, है ना। बहुत तेजी से लगता है। हमने बताया कि 3 दिन अगर धूप की एक भी किरण जमीन पर ना आए और टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री रहे
बस समझ लीजिए अब खेत गया, आप आलू बचा ही नहीं सकते हो, दवा पहले से डालते रहो तब भी नहीं बचा पाओगे। अगर ऐसी स्थिति इस समय आती तो इसका एक ही उपाय है कि आप या तो पहले आलू बो दीजिए, उस समय जब झुलसा लगने को हो या ऐसा टेम्परेचर होने को हो तो क्या हो कि आपका स्टोलन फॉर्मेशन हो चुका हो, कंद बन चुका हो, ट्यूबर का फॉर्मेशन हो चुका हो, कंद बन चुका हो, भाड़ में जाए झुलसा लग जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है।